हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निस्वार्थ शिक्षा एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम सीटेट 21 जनवरी 2024 के एग्ज़ाम के सीडीपी पेपर 1 का कंप्लीट एनालिसिस लेकर आया हूं, जो आपके आने वाले सीटेट जुलाई 2024 में हेल्पफुल होगी। तो चलिए साथियों, अपना पहला प्रश्न देखते हैं। साथियों, हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज दोस्तों से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है, क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती हैं। यह डैश को प्रदर्शित करता है। हमारा ऑप्शन है जेंडर संबद्धता, जेंडर समानता, जेंडर समता, जेंडर रूढ़िवादिता। साथियों, यहाँ पे आपको बता दें कि हमारा ऑप्शन ए जेंडर संबद्धता नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जेंडर का संबंध नहीं दिखा रहा है। ऑप्शन सेकंड की बात करें तो यहाँ पे जेंडर समानता, यहाँ जेंडर समानता भी नहीं है साथियों। फिर ऑप्शन 3 कह रहा है कि जेंडर समता, यहाँ कोई जेंडर समता भी नहीं दिख रही है। और ऑप्शन 4 कह रहा है जेंडर रूढ़िवादिता। साथियों, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता, क्योंकि तनुज अपने दोस्तों से कह रहा है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और उसकी बहन रस्सी कूदने में हिस्सा ले सकती है, क्योंकि लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। साथियों, आपको बता दें कि ये जो जेंडर रूढ़िवादिता है, हमारे देश में काफ़ी पुरानी रूढ़िवादिता रही है, क्योंकि इसमें लड़कों को या लड़कियों को श्रेष्ठ समझा जाता है किसी काम में, और लड़कों को लड़कियों से किसी काम में श्रेष्ठ समझा जाता है। तो साथियों, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 जेंडर रूढ़िवादिता या जेंडर स्टीरियोटाइप। साथियों, आपको बता दें कि सीटेट जो लैंग्वेज है, सीटेट की हिंदी लैंग्वेज की बात करें तो जो प्रश्न बनाता है वो काफ़ी टफ रहता है। तो यदि आपको प्रश्न ना समझ पाए तो आप जो इंग्लिश के जो हमारे प्रश्न है, क्वेश्चंस हैं, उसके ऑप्शन देख के आप जो है इसमें जो है आप क्वेश्चन का जो है आंसर बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं, क्योंकि मैंने कई बार जो है प्रश्न का लैंग्वेज देखा है कि जो सीटेट है दिन ब दिन उसकी लैंग्वेज टफ होती जा रही है। तो साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि अपसारी चिंतन डैश जबकि अभिसारी चिंतन डैश। तो साथियों, आपको बता दें कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन कह रहा है कि कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है और एक ही समाधान पर स्थिर है। तो हम पहला ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन कह रहा है एक सही समाधान पर स्थित है और कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन 3 कह रहा है कि गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है और मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है। ऑप्शन 4 कह रहा है कि क्षमताओं को बढ़ावा देता है, गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है। तो साथियों, यहाँ पे हम बात करें ऑप्शन 4 की कि मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है और गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। और गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है, मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है, क्योंकि अपसारी चिंतन गणितीय क्षमताओं को तो बढ़ावा दे सकता है, लेकिन हम बात करें उसमें तो वो क्रिएटिविटी होती है, तो ये भी हमारा आंसर गलत हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि ये सही समाधान पर स्थित है जबकि कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, ये भी गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। साथियों, बात करें अपसारी चिंतन की, अपसारी चिंतन जिसे डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं इंग्लिश में, और अभिसारी चिंतन जिसे कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं, अभिसारी चिंतन। तो साथियों, यहाँ पे अपसारी चिंतन की बात करें तो अपसारी चिंतन कई प्रश्न को प्रोत्साहित करता है। साथियों, अभिसारी चिंतन की बात करें तो अभिसारी चिंतन जो है, अभिसारी चिंतन में जो हमारे छात्र स्टूडेंट होते हैं वो क्रियात्मक होते हैं, जबकि अभिसारी चिंतन एक ही उत्तर पे जो है विस्थापित होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो है कई उत्तरों को प्रोत्साहित देता है अपसारी चिंतन, और ऑप्शन
अभिसारी चिंतन जो है एक सही समाधान पर स्थिर है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। साथियों यहाँ पे क्या कह रहा है कि सही नहीं है। साथियों आप लोग को इस पे अगर कोई प्रश्न देखते हैं जिसमें कह रहा है कि सही नहीं है तो उस पे आप लोग अवश्य जो है मार्किंग कीजिए, क्योंकि कभी कभी जो है गलत हो जाता है। सही गलत के चक्कर में हम ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं, जब हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या कह रहा है कि पहला ऑप्शन कह रहा है कि समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीकों से शिक्षण जो बहिष्कृत न करें। ऑप्शन अगला कह रहा है समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षण शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता है। और ऑप्शन 3 कह रहा है कि एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। और अगला ऑप्शन कह रहा है कि निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र है। साथियों आपको ध्यान देना है कि हमने आपको बताया है कि यहाँ पे नहीं शब्द आपको देखना है कि ऑप्शन में समावेशी शिक्षा के बारे में क्या सही नहीं है पूछ रहा है। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन ए देखते हैं समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीकों से जो शिक्षण बहिष्कृत न करें। तो साथियों ये समावेशी शिक्षा के बारे में सही है। और अगला ऑप्शन क्या कह रहा है कि समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षण शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता है। ये भी साथियों सही है समावेशी शिक्षा के बारे में। और अगला ऑप्शन कह रहा है कि एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। साथियों ये भी जो है समावेशी शिक्षा के बारे में सही है। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। साथियों आपको बता दें कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन फोर्थ जो है सही होगा, क्योंकि सही समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। तो यहाँ पे पूछ रहा है सही नहीं है, तो यहाँ पे हमारा ये समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। साथियों बात करें समावेशी कक्षा का केंद्र होता। साथियों समावेशी शिक्षा का एक निश्चित पाठ्यक्रम और मानक मूल्यांकन निर्धारित नहीं है। समावेशी में धर्म जाति लिंग अथवा स्थान के नाम पे हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। उसमें दिव्यांग बालक भी पढ़ते हैं साथ में और सामान्य बालक सब एक साथ में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। समावेशी कक्षा का एक निश्चित केंद्र नहीं होता है। इसलिए हमारा जो आंसर है वो निश्चित पाठ्यचर्या और मानक के मूल्यांकन के जो है समावेशी के आधार पे ये सही नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न एसेशन और रीजन पे आधारित प्रश्न है। साथियों यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि यहाँ हमारा आंसर प्रश्न क्या कह रहा है देख लेते हैं। अभिकथन हमारा क्या कह रहा है कि शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। कारण क्या कह रहा है साथियों, पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। तो साथियों यहाँ पे हम आपको बता दें कि हमारा जो है फोर्थ क्वेश्चन है। साथियों फोर्थ क्वेश्चन में इसमें जो है साथियों हमारा जो है ए और आर दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि साथियों बता दें कि शिक्षार्थी जो जानते हैं उसी के आधार पर अपने जो है ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो साथियों आपको बता दें कि जो शिक्षार्थी होते हैं वो अपने प्री नॉलेज अर्थात साथियों पूर्व ज्ञान पर आधारित अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। क्योंकि जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं चाहे वो साथियों वाइगोट्स्की हों और चाहे जो भी वैज्ञानिक होते हैं वो अपने पूर्व ज्ञान पर आधारित कहते हैं कि बालक जो है अपने पूर्व ज्ञान पर जो है अपने ज्ञान का निर्माण करता है। और इसमें पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक संसाधित करने में मदद मिलती है। साथियों तो इसमें जो पूर्व ज्ञान है वो जुड़ाव बनाने में शिक्षार्थियों को जानकारी के रूप में जो है मदद करती है। तो दोनों
ए और आर दोनों सही है और ए और आर सही, ए आर की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है साथियों कि इसमें भी अभिकथन क्या कह रहा है? बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। साथियों, जो बचपन है, साथियों, यहाँ पे कह रहा है कि अलग अलग, बात करें तो अलग अलग की बात करें तो बच्चों का जो बचपन होता है अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाए। साथियों, अगर बता दें आपको कि कोई भी बालक हो, कोई भी हो, जैसे कोई बालक होता है, जैसे कोई बालक है वो यूपी से है, कोई बालक यूपी से है, ठीक। ये और आपको बता दें कोई बालक जो है तमिलनाडु से है, तो उसकी जो भाषा है, उसकी संस्कृति है, तो उसकी भाषा और संस्कृति अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रकार की है। तो जो बालक सीखेगा अपनी संस्कृतियों में अलग अलग सीखेगा, अलग अलग अनुभव करेगा। तो यहाँ पे हमारा ए जो है अभिकथन सही हो जाएगा। और जो कारण है वो कह रहा है बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। साथियों, बच्चों का विकास तो सार्वभौमिक है, लेकिन जो अलग अलग संस्कृतियों में है उसका अलग अलग प्रकार से विकास होगा। तो यहाँ पे आपको बता दें कि हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा। ए सही है, लेकिन आर जो है उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, तो आर जो है गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों? अगला प्रश्न कह रहा है कि अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसके लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है? साथियों, आपको बता दें कि अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार, साथियों पहले हम अपना ऑप्शन देख सकते हैं। इसमें कह रहा है सफलता के आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण। साथियों, सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण, साथियों ये तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि असफलता के लिए आंतरिक आरोपण सही है, लेकिन असफलता के लिए बाहरी आरोपण ऐसा कहना, तो यहाँ पे ये गलत हो जाता है। ऑप्शन बी कह रहा है सफलता के लिए बाहरी आरोपण और असफलता के लिए आंतरिक आरोपण। साथियों ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अब प्रेरणा जो होता है वो आंतरिक होना चाहिए। उसके बाद क्या करें, असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। साथियों, यहाँ पे चाहे सफलता हो और चाहे असफलता हो, वो दोनों के आरोपण के लिए साथियों यहाँ पे जो है आंतरिक आरोपण। साथियों, आंतरिक आरोपण से आपको बताते हैं कि बेल एज एक्सिस इंटरनल एबिस्ट्यूशन होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 3 जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका है। छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्त करता होना चाहिए। सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। पाठ्यचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होना चाहिए। तो साथियों यहाँ पे आपको बता दें कि जो सीखना है वो प्रगतिशील शिक्षा है, उसमें सीखना जो है सीखना प्रामाणिक होना चाहिए, प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। अर्थात उसमें क्रिएटिविटी होना चाहिए, जिससे हम कोई स्किल जो है प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, सीखना प्रामाणिक और कार्यों पर आधारित होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? तो यहाँ पे हम बता दें आपको, ऑप्शन क्या दे रहा है साथियों? सामाजिक विकास, ऑप्शन बी है संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन 3 है नैतिक विकास, ऑप्शन 4 है गतिक विकास। साथियों, अगर हम तर्क चिंतन की बात करें, जहाँ पे रीजनिंग लगाई जाती है, साथियों रीजनिंग के अनुसार इसे प्रॉब्लम सॉल्विंग या थिंकिंग रीजनिंग कहते हैं।
जिसे हिंदी में हम तर्क चिंतन कहते हैं, तो वहाँ पे सामाजिक विकास तो होगा नहीं। उसके बाद क्या दूसरा विकल्प कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास। साथियों, संज्ञानात्मक विकास जो हमारे सोचने समझने तर्क करने से संबंधित है, तो यहाँ पे कॉग्निटिव कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि लेव वाइगोट्स्की की प्रस्तावित करते हैं कि डैश बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। साथियों, आपको बता दें कि लेव वाइगोट्स्की महोदय जो सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिए थे, तो उनके जो स्वनियमन स्वनियमन साथियों, देखिए आप लैंग्वेज देख लीजिए कैसे सीटेट का लैंग्वेज है। तो यहाँ पे आप सेल्फ रेगुलेशन, आप इंग्लिश के जो लैंग्वेज के प्रश्न है उसको अवश्य देखिएगा, नहीं तो प्रश्न गलत होने के चांस होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है ऑप्शन ए संतुलन, ऑप्शन बी निजवाग, ऑप्शन 3 अनुकूलन, ऑप्शन 4 संगठन। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा निजवाग। निजवाग की बात करें साथियों, तो प्राइवेट स्पीच। साथियों, प्राइवेट स्पीच बच्चे करते हैं जिसे निजवाग कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 निजवाग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है अभिकथन पे लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। और कारण देख लीजिए साथियों, कारण क्या कह रहा है? कारण कह रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। तो साथियों, यहाँ पे हम बात करें लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की, तो उसमें जो परिणाम होता है वो अच्छे और बुरे आधार पर साथियों समझने के जो पहुँचते नियम और कानून नम्य होते हैं, अर्थात साथियों लचीले होते हैं। जो नियम और कानून हो लचीले हैं और तो उसमें जो है वो बदले जा सकते हैं। अभिकथन भी सही है। उसके बाद कह रहा है लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। साथियों, चरणों में होता है नैतिक विकास, क्योंकि उन्होंने सीखने के 3 चरण दिए हैं, 3 चरण प्रस्तावित किए हैं, तो जो कि एक क्रम में हैं। तो ये भी कारण भी सही है। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की जो है सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है। ये क्या कह रहा है? हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन कह रहा अंतः व्यक्तित्व, दूसरों को समझने और उनके साथ संबंध स्थापित करने के कौशल, जो कि साथियों आपको बता दें कि ये भी जो है गलत होगा, क्योंकि अंतः व्यक्ति दूसरों को समझने और उनके साथ संबंध स्थापित करने के कौशल, जिसे इंट्रापर्सनल कहते हैं। इंट्रापर्सनल में व्यक्ति जो है स्वयं को समझने की बात करता है, ना कि दूसरे को। उसके बाद फिर कह रहा है कि ऑप्शन 2 कह रहा है कि तार्किक गणितीय नृत्य या क्रीड़ा से संबंधित। साथियों, जो तार्किक गणितीय क्षमता हो नृत्य और क्रीड़ा से संबंधित नहीं है साथियों, वो संबंधित है हमारे इंजीनियर से। इंजीनियर जो होते हैं, जो घर का नक्शा बनाते हैं, उनसे संबंधित है। फिर कह रहा है ऑप्शन 3 संगीतमय प्रदर्शन या रचना करने की कौशल। उसके बाद ऑप्शन 3 स्थानिक प्राकृतिक वातावरण की सराहना करने के कौशल। साथियों, स्थानिक बुद्धि में वहाँ के जो किसी विशेष क्षेत्र के जैसे नाविक हो जाते हैं, ये सब आते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, संगीतमय प्रदर्शन या रचना करने के कौशल। साथियों, जो संगीतमय बुद्धि होती है जैसे गायक होते हैं, जैसे लता मंगेशकर जी थी, लता जी थी, आशा भोसले जी थी, इनके अंदर संगीतमय बुद्धि है। प्रदर्शन और रचना करने के इनमें जो है स्किल जो है डेवलप रहती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 संगीतमय प्रदर्शन या रचना करने के कौशल। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? यहाँ कह रहा है अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर
निर्भर करता है। साथियों हाँ ये सही है। यहाँ पे आपको देखना होगा, यहाँ पे आपको बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ प्रश्न अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा और नहीं शब्द आए तो उसको अंडरलाइन अवश्य कीजिएगा, तो आप लोग समझेंगे कि प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ कह रहा है कि अधिगम के बारे में सही नहीं है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन कह रहा है कि अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित है, ये तो अधिगम के बारे में सही है साथियों। फिर कह रहा है अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीमा के पुनर्गठन से है, साथियों ये भी सही है अधिगम के बारे में। फिर कह रहा है अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होती है, ये भी सही हो जाता है। फिर कह रहा है कि अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है, साथियों अधिगम एक प्रक्रिया ही है, क्योंकि हम जन्म से जो है मृत्यु तक जो है कुछ न कुछ सीखते रहते हैं कि, तो अधिगम एक प्रक्रिया एक प्रोसेस है साथियों, एक प्रोसेस है अधिगम, एक उत्पाद नहीं है, तो ये अधिगम के बारे में सही नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4, आंसर 4 जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। यहाँ कह रहा है कि समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। ऑप्शन है अपसारी चिंतन, कार्यात्मक स्थिरता, निष्क्रिय अनुसरण, प्राकृतिक सेट। साथियों आपको बता दें कि समस्या समाधान जिसे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, साथियों यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग बात करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हम डाइवर्जेंट थिंकिंग अर्थात अपसारी चिंतन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो अपसारी चिंतन होती है वो क्रिएटिविटी होती है साथियों, क्रिएटिविटी उसके अंदर होगी तो तरह तरह की जो है कोई भी समस्या को जो है आसानी से सॉल्व कर सकता है। तो यहाँ पे कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है अपसारी चिंतन, आंसर हो जाएगा अपसारी चिंतन या डाइवर्जेंट थिंकिंग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्मकेंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं। तो साथियों यहाँ पे कह रहा है कि तीसरे स्तर के 5वें चरण में, नहीं साथियों तीसरे स्तर के 5वें चरण में ये गलत है। ऑप्शन 3 कह रहा है कि दूसरे स्तर के तीसरे चरण में, ये भी गलत है। ऑप्शन बी कह रहा है पहले स्तर के दूसरे चरण में। साथियों जो पहला स्तर है जिसे लेवल 1 कहते हैं, लेवल वन का स्टेज, लेवल 1 का स्टेज 2, ठीक, लेवल 1 जिसे पूर्व परंपरागत अवस्था कहते हैं, पूर्व परंपरागत अवस्था, उसमें जो है उसका दूसरा चरण में जो है बच्चा जो है अपना ही लाभ देखता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। उसके बाद कह रहा है पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित करना चाहिए, सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना चाहिए, समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूह में विभाजित करना चाहिए, समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूह में विभाजित करना चाहिए। साथियों समावेशन, इसमें समावेशन की बात कर रहा है, इंक्लूजन की बात कर रहा है, इंक्लूजन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूह में भी, साथियों कभी भी हम विद्यार्थियों को समूह में विभाजित नहीं करेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना चाहिए। साथियों समावेश में कभी भी अलगाव की बातें ही नहीं आती। फिर कह रहा है पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, कभी भी नहीं प्रमाणित और प्रोत्साहित जो है रूढ़ियों के आधार पर, स्टीरियोटाइप कभी नहीं एक टीचर को होना चाहिए। फिर कह रहा है विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, विविध परंपराओं के प्रति बच्चों को अवेयर करना चाहिए, उनको जो है सेंसिटिव बनाना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है। ऑप्शन है ए केवल कार्य के अंत में ही दी जानी चाहिए, बिल्कुल गलत। फिर कह रहा है ए व्यापक और सामान्य होती है, ये भी गलत हो जाएगा। ए केवल परिणामों पर केंद्रित होती है। साथियों आपको बता दें केवल शब्द जहाँ पे आप देखिए, केवल शब्द ऑप्शन में है तो
बिल्कुल ये निगेटिव वर्ड है, निगेटिव वर्ड है, इस पे ध्यान दीजिए आप, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है गलत रहते हैं। तो केवल वाला जो निगेटिव पॉइंट रहता है उसमें आपका आंसर नहीं होगा। फिर कह रहा है ऑप्शन 4, यह सामयिक और विशिष्ट होती है। साथियों, जो प्रतिपुष्टि होती है वो सामयिक और विशिष्ट होती है, स्पेशल होती है, उसी टाइम जो है प्रतिपुष्टि दी जाती है, उसी समय जब कोई प्रश्न किसी का गलत हुआ, कोई गलती हुई, तो उसमें समसामयिक रूप से उसको विशिष्टता के रूप से व्याख्या पूर्ण रूप से की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में ए हाथों और पैर की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। विकास सिर से पांव तक होता है। भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि यह विकास के लिए संवेदनशील अवधि है। सूक्ष्म गति कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है। साथियों, समीपस्थ विकास की बात करें जिसे प्रोक्सिमल डेवलपमेंट प्रिंसिपल कहते हैं, जो साथियों सिर से पांव तक, ये प्रोक्सिमल डिजिटल डेवलपमेंट नहीं है साथियों। ये जो है विकास जो है सिर से पांव तक जो होता है, तो वो केंद्र से जो है उसको क्या कहते हैं विकास साथियों, सिर से पांव तक साथियों हेड टू टू नहीं होता है। तो यहाँ समीपस्थ विकास का जो होता है वो अंग हाथों और पैर की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाथों और पैरों की तुलना में अंग जो है तेजी से बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन कह रहा है, अगला प्रश्न क्या है, अभिकथन पे आधारित है। विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान पर मूल्य देना चाहिए। तो साथियों एकदम राइट जवाब है। विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थी को सांस्कृतिक साथियों कल्चरल जो नॉलेज होता है उसका उचित स्थान, क्योंकि भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि से आने वाले बालक की भिन्न भिन्न संस्कृति होती है, तो उसमें स्थान देना चाहिए और उसका मूल्य भी देना चाहिए। तो ये राइट हो जाएगा। फिर कह रहा है कारण विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। तो ये भी सही है, क्योंकि किसी भी विशेष स्थान की जो संस्कृति होती है, कल्चर होता है साथियों, उसमें कोई विद्यार्थी है तो सीखने में जो है अपनी संस्कृति के अनुसार सीखने में उसको मदद मिलती है, तो वो सीखता जल्दी है। तो यहाँ पे हमारा आंसर ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। ए जो है ए की आर सही व्याख्या करते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा। साथियों आपको बार बार बता रहा हूँ कि नहीं वर्ड जो है प्रश्न में अवश्य देखिएगा। आइए ऑप्शन देखते हैं। छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन। साथियों पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन। साथियों पूर्व ज्ञान निर्धारित नहीं होती है, बच्चों को पहले से पूर्व ज्ञान होता है, उसके आधार पर उसको जो है आकलित किया जाता है। तो यहाँ पे ये भी सही हो जाएगा। रचनात्मक मूल्यांकन के बारे में ये सही है कि पूर्व ज्ञान पर उसको निर्धारित किया जाए, क्योंकि बच्चा पहले से कुछ न कुछ अपने घर से सीख कर आया है। फिर कह रहा है कि छात्रों और शिक्षकों को अग्रगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान दिया गया मूल्यांकन, ये भी सही है रचनात्मक मूल्यांकन के बारे में। फिर कह रहा है एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मापक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना में सहायता करती है। साथियों आपको बता दें कि ये रचनात्मक मूल्यांकन के बारे में सही है जहाँ भी आपको मानदंड दिख जाए। साथियों मानदंड जहाँ पे आपको दिख जाए, स्टैंडर्ड सेट, क्योंकि स्टैंडर्ड जो है वो रचनात्मकता में होता ही नहीं है। किसी
मानक पैमाने पर छात्रों की तुलना करना, कंपैरिजन करना, कभी भी जो है ये रचनात्मक मूल्यांकन के बारे में सही नहीं होगा। तो यहाँ पे जो रचनात्मक मूल्यांकन के बारे में सही नहीं है वो हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है। साथियों पठन वैकल्य, साथियों पठन वैकल्य अर्थात डिसलेक्सिया। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या कह रहा है, रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, शारीरिक समन्वय में कठिनाई, स्थानिक समझ जानकारी में कठिनाई। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 हो जाएगा, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, क्योंकि जिसे डिसलेक्सिया जो होता है उनको जो है बोलने में, साथियों बोलने में अक्षमता महसूस होती है बालक को, वो सही ढंग से जो है बोल नहीं पाता है। जैसे वो यम को डब्लू पढ़ देता है, तो ऐसे जो है उसको शब्द जो है उल्टा पड़ जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ध्वन्यात्मक बोलने में भी उसको जो है कठिनाई होती है, लिखने में भी थोड़ा थोड़ा कठिनाई की जो है अक्षमता होती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन कह रहा है, वे प्रश्न जो शब्द की सरल परिभाषा के लिए पूछते हैं। गलत हो जाएगा, क्योंकि हर जगह बालक से सरल प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। फिर वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। साथियों कभी भी क्लास में इंडिविजुअल व्यक्तिगत राय पूछ सकते हैं, क्योंकि छात्र से हम संपर्क करें, जो है उनसे कम्युनिकेशन करें। लेकिन यहाँ कह रहा है कि वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय से पूछते, क्लास में सामूहिक रूप से किसी बच्चे से व्यक्तिगत राय पूछ नहीं सकते। फिर कह रहा है वे प्रश्न जो पाठ को मान्य करने वाले उदाहरण के लिए पूछते हैं। उदाहरण तो सही है, लेकिन कभी भी उदाहरण डायरेक्ट नहीं पूछा है, कभी भी थ्योरी पढ़ाइए उसके बाद उदाहरण दीजिए। फिर कह रहा है कि वे प्रश्न जो पाठ का सारांश मांगते हैं। साथियों यहाँ पे बता दें कि हमारा आंसर जो है, सॉरी साथियों यहाँ पे कुछ गलत हो गया था। तो यहाँ पे हमारा आंसर वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इसमें व्याख्या करने में हमें थोड़ा कठिनाई हो गई थी, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन 4 नहीं होगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, बाधिता एक डैश स्थिति है जबकि अक्षमता एक डैश स्थिति है। तो ऑप्शन है जैविक कार्यात्मक, ऑप्शन बी है कार्यात्मक जैविक, ऑप्शन 3 है क्रियात्मक शारीरिक, ऑप्शन 4 है सामाजिक मनोवैज्ञानिक। साथियों बाधिता बोले तो साथियों अक्षमता जो होती है, साथियों बालक में जो अक्षमता पाई जाती है वो साथियों जैविक होती है। अक्षमता जो है जैविक होती है, और जबकि साथियों बाधिता जो होती है वो जैविक होती है, और जो अक्षमता होती है साथियों वो कार्यात्मक होती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैविक और कार्यात्मक। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है। यहाँ पर ऑप्शन ए है संज्ञान और भावनाएं, साथियों ये गलत है। फिर कह रहा भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से जो है निर्भर करती हैं। तो भावनाएं और संज्ञान साथियों कॉग्निटिव और अफेक्टिव डोमेन जो होती हैं, जिसे इमोशन और कॉग्निटिव कहते हैं, वे एक दूसरे से पारस्परिक रूप से निर्भर रहती हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 जो है राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित है। तो जो प्राथमिक कक्षा में जो भाषा है, प्राथमिक कक्षा की जो भाषा है, तो ऑप्शन देखते हैं, जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का प्रयोग करता है। साथियों
तो यहाँ पे हमारा पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि अमूर्त अवधारणा, साथियों अमूर्त अवधारणा मतलब कॉन्क्रीट एग्जाम्पल जब साथियों देता है शिक्षक, तो अवधारणा को संदर्भित करने के लिए कोई ठोस एग्जाम्पल भी देता है। इस ठोस एग्जाम्पल देगा तो बच्चे जो है अपनी जो है कॉन्क्रीट कन्वर्जेंट थिंकिंग, जिसे क्रिएटिविटी कहते हैं, उसके माध्यम से बच्चे सीख जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? आंतरिक अभिप्रेरणा साथियों इंटरनल, आपको बता दें कि यहाँ पे जो है इंटरनल मोटिवेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो है अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। साथियों यदि हमें कोई कार्य व्यक्तिगत रूप से आती है तो हम इंटरनल रूप से वहाँ पे मोटिवेट होते हैं, क्योंकि जब कोई चीज़ हम इंटरनल रूप से मोटिवेट करते हैं तो उसमें हमें रुचियाँ हमारी जागृत होती हैं, और किसी कार्य को हम रुचि के अनुसार करते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है। तो यहाँ पे जो आंतरिक अभिप्रेरणा के बारे में सही है वो हो जाएगा ऑप्शन 2, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आलंबन के उदाहरण है? साथियों आलंबन के उदाहरण की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन कह रहा है बोलकर सोचो, ऑप्शन बी है संकेत और इशारे, ऑप्शन सी है प्रश्न, ऑप्शन डी है आधा हल किया हुआ उदाहरण, ऑप्शन ई है रटकर दोहराना। तो यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे ऑप्शन है बोल कर सोचो, ये साथियों गलत हो जाएगा, ये जो है इसका उदाहरण नहीं है आलंबन का। ऑप्शन सॉरी साथियों, बोल कर सोचो, कोई चीज़ हम बोलते हैं उसके बाद सोचते हैं, ये तो सही हो जाएगा। फिर संकेत और इशारे, ये भी साथियों आलंबन का उदाहरण हो जाएगा। फिर कह रहा है प्रश्न, ये भी सही हो जाएगा। फिर कह रहा है आधा किया हुआ उदाहरण, आधा किया हुआ भी उदाहरण जो आलंबन के लिए हमें आलंबन बोले तो साथियों जो वाइगोट्स्की महोदय ने इसका फोल्डिंग दिया है उससे संबंधित है। तो आधा हल किया हुआ उदाहरण कोई बच्चा, उसके बाद कोई टीचर उसको थोड़ा हिंट दे देता है, हल कर देता है, तो उसको मिल जाता है। उसके बाद कह रहा है कि रट कर दोहराव, कोई चीज़ रट कर दोहराव भी की जाती है तो उससे हमें जो है इसके फोल्डिंग में मदद मिलती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ए बी और सी दोनों साथियों चारों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि साथियों सकल पेशीय कौशल विकसित होती है। सकल कौशल अर्थात मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल, उसके बाद फाइन मोटर स्किल। पहले हम व्यापक रूप से सीखते हैं, उसके बाद फिर सूक्ष्म रूप से किसी चीज़ को सीखते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा समीपस्थ दूरस्थ, प्रोक्सिमल डिजिटल डेवलपमेंट हो जाएगा, क्योंकि पहले हम जो है अपने हाथों से सीखते हैं, हाथों का प्रयोग कोई सामान उठाने में बच्चा करता है, उसके बाद वह अपनी उंगलियों की जो है सहायता लेता है, तो वो हो जाएगा प्रोक्सिमल डिजिटल डेवलपमेंट, समीपस्थ दूरस्थ विकास। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? तो यहाँ पे कह रहा है इंद्रियों का समन्वय, विकेंद्रण, परिकल्पित तार्किक, उसके बाद वस्तु अस्थायित्व। तो यहाँ पे साथियों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा विकेंद्रण। साथियों संज्ञानात्मक विकास की जो क्षमता मूर्त जो है मूर्त संक्रियात्मक वो डिसेंटरिंग होती है, तो यहाँ पे विकेंद्रण हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं?
तो साथियों आपको बात करें तो जो रस्सी कूद रही बच्ची है अरु है, वो कहती है कि रस्सी जानबूझकर जो है उसको जो है जानबूझकर रस्सी ने उसे आउट किया साथियों, इसलिए क्योंकि उसके अंदर वस्तु अस्थायित्व है। साथियों उसको नहीं पता है कि जो ये रस्सी है, रस्सी जो है वो निर्जीव वस्तु है, तो इसीलिए वो कह रही है कि रस्सी ने उसे आउट किया। वो समझ रही है कि वस्तु जो है एक जो रस्सी है वो एक सजीव वस्तु है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा पूर्व चलन अवस्था अर्थात प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व चलन अवस्था। यहाँ पे आंसर 4 हो जाएगा पूर्व चलन अवस्था। अगला प्रश्न है सीखने के सामाजिक संरचनावादी सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं। गलत हो जाएगा साथियों, हमेशा सक्रिय रूप से। शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं साथियों, हमेशा शिक्षार्थी सक्रिय रूप से जो है हमेशा एक्टिव, अगर छात्र एक्टिव हैं सक्रिय हैं तो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से जो है ज्ञान का अर्थात नॉलेज का जो है क्रिएशन करते हैं। तो साथियों ये रहा साथियों CDP 30 प्रश्नों का कंप्लीट जो है व्याख्या। यदि आपको ये व्याख्या अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को साथियों लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। साथियों आपको बता दें कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर तो करेंगे ही आप लोग, क्योंकि आने वाला जो एग्ज़ाम है 7 जुलाई उसको हमें आपकी अच्छे से अच्छे नंबर से जो है क्रैक करना है। और साथियों आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा, और यदि आप लोग अच्छा रिस्पांस देंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इससे आधारित हम पिछला जो पुराना पेपर है उसको भी सॉल्व कराएं, तो आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो चलिए साथियों बस इतना ही था। थैंक यू साथियों।